हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह के क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गया हूँ नया वीडियो। और आज से अब हम देखने वाले हैं जेएसएससी इंटर लेवल के लिए पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज़। इसमें आपको इंटर लेवल पे जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं झारखंड जीके से, ठीक है, झारखंड जीके के जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं सभी को रिविज़न करवाया जाएगा। अब आपको पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। रीज़न बस एक ही है कि एग्ज़ाम जब भी आता है तो स्टूडेंट हड़बड़ाने लगते हैं, क्योंकि आप पहले से तैयारी नहीं किए रहते। आंदोलन हुआ, ठीक है, अभी बातें कोर्ट में चली गई। हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार से और जेपीएससी जेएसएससी से नोटिस भेजकर रिपोर्ट मांगा है कि सीबीआई जांच क्यों नहीं करवानी चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। सभी बातें अभी कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, दोनों जगह हैं। तो वो जो वर्डिक्ट होगी वो देखने को होगा, उनका क्या नेक्स्ट आता है, ठीक है। अब आपको पढ़ना चाहिए, और जब भी आपकी ज़रूरत हो, आपको आंदोलन करने की आवश्यकता हो, तब आप आंदोलन करें। लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ें करनी होगी, पढ़ाई भी करनी होगी और लड़ाई भी, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई कीजिए और लड़ाई नहीं कीजिए तब भी संभव नहीं है, और सिर्फ लड़ाई कीजिए और पढ़ाई नहीं कीजिए तब भी संभव नहीं है आपका यहाँ पे अपने हक और अधिकार मिल पाना, ठीक है। तो चलिए, ये इंटर लेवल प्रैक्टिस पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। और आई होप मेरी बातों को आपने समझा होगा और आज से तैयारी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको वीडियोस के अपडेट मिलते जाएंगे। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मीनू सिंह की क्लासेस के नाम से ही चैनल बने हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चैत पर्व किस महीने में मनाया जाता है? चैत पर्व, ठीक है। चैत पर्व हिंदी का ये विक्रम संवत का महीना होता है, ठीक है। विक्रम संवत या हिंदी या सनातनी मान सकते हैं, एक सनातनी महीना होता है। हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं? तो हम लोग क्रिश्चियन मंथ को फॉलो करते हैं, इंग्लिश मंथ को फॉलो करते हैं। तो उसमें हम लोग जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मार्च पढ़ते हैं। लेकिन हमारा हिंदी जो कैलेंडर है उसमें क्या मंथ आता है? तो चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, इस तरीके से हिंदी का महीना आता है, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है चैत पर्व कब होगा, चैत पर्व किस महीने में आता है? तो अमूमन ये आपको देखने को मिलेगा अप्रैल में। अप्रैल में चैत महीना देखने को मिलता है, ठीक है। मार्च से अप्रैल के बीच में देखने को मिलता है, लेकिन अमूमन अप्रैल में आता है, तो इसका आंसर होगा अप्रैल, ठीक है। आप लोग अपना आंसर कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उसको देख सकूं। और आपका जो सजेशन रहेगा उसको भी माना जाता है, तो सजेशन भी कुछ रहे तो उसको भी आप देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया था? दीपिका कुमारी को आप जानते हैं कि झारखंड की ये तीरंदाज हैं, तीरंदाज, ठीक है, तीरंदाज हैं, तीरंदाज। ये तीरंदाजी से, आर्चरी से संबंधित है, और इनको झारखंड में जो भारत का प्रमुख सम्मान है पद्मश्री सम्मान, चौथा सम्मान, इनसे सम्मानित किया गया है। ये वर्ष कब था? तो ये वर्ष था 2016। 2016 को दीपिका कुमारी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। इनके बारे में हम देखते हैं तो 2016 में पद्मश्री सम्मान मिला, तीरंदाजी से संबंधित है। इनको 2012 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला था, 2012 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। विश्व की नंबर 1 तीरंदाज 2012 और 21 में ये रही। दीपिका कुमारी की पहली बार जब वर्ष 2012 में तीरंदाजी के वैश्विक रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बनी दीपिका कुमारी, जो कि झारखंड से संबंधित है। और इसके बाद उन्होंने जून 2021 में पेरिस विश्व कप में ऐतिहासिक 3 स्वर्ण पदक हैट्रिक बनाने के बाद ये जीत दोबारा यह शीर्ष स्थान पर हासिल कर ली, ठीक है। ये 2 बार वर्ल्ड की प्रथम आर्चरी प्लेयर रही, 2012 में, 2021 में। और इन्होंने 3 हैट्रिक पदक जीतने वाली पेरिस वर्ल्ड कप में इन्होंने ये कारनामा किया, और ये 2021 में भी विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी, ठीक है। इनका संबंध आपका तीरंदाजी से है। आपके लिए प्रश्न ये है कि दीपिका कुमारी किस जिले से संबंधित है? दीपिका कुमारी झारखंड के किस जिले से संबंधित है? दीपिका कुमारी का संबंध किस जिले से है, ठीक है, जिले से है। दीपिका कुमारी किस जिले से हैं, किस जिले से, ये आप कमेंट करके हमको बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल में हम लोग चलते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय पत्रकार और समाचार प्रस्तुत करता है, ठीक है,
झारखंड में निम्नलिखित में से कौन भारतीय पत्रकार और समाचार प्रस्तुत करता है। ठीक है, इनका संबंध बताना है कि झारखंड से किसका संबंध है। ठीक है, तो ये संबंध किसका, अंजना ओम कश्यप का। अंजना ओम कश्यप तुहिन ए सिन्हा राइटर हैं। ठीक है, राधा कृष्ण सिंह आप जानते हैं कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, और खगेंद्र ठाकुर के बारे में आपको बस इतना याद रखना है कि अंजना ओम कश्यप झारखंड से संबंधित है, जो कि भारत की पत्रकार और समाचार प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये इनका संबंध कैसे है, तो अंजना ओम कश्यप का जो जन्म है ना 12 जून 1975 को रांची में हुआ था। झारखंड के तत्कालीन बिहार में था रांची, तो रांची में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद इनका जो पढ़ाई हुआ, इनकी पढ़ाई शुरुआती पढ़ाई वगैरह जो हुआ तो वो लैरोटो कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की गई। इसके बाद ये उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली तरफ चली गई और दिल्ली में हायर एजुकेशन लेने के बाद ये पत्रकारिता में उतर गई। तो इनका संबंध है झारखंड से, रांची से। ठीक है, अगला सवाल है, झारखंड में चावल झारखंड राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है, ये तो सभी को मालूम है। इसके अंतर्गत फसल के क्षेत्र कितने हैं, कितना प्रतिशत भाग धान बोया जाता है, तो इसका आंसर क्या है, 80% भाग जो है वो धान बोया जाता है। 80% भाग जो है वो फसल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला सवाल है आपका, झारखंड की औद्योगिक राजधानी है, औद्योगिक राजधानी कौन है, तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है। प्रश्नों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है और प्रमुख उद्योग जो है जमशेदपुर के क्या है, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियां जमशेदपुर में हैं। और जमशेद जी टाटा के नाम पे ही जमशेदपुर का नाम दिया गया है। इसका प्राचीन नाम क्या था, तो साक्षी को जमशेदपुर कहा गया है। ठीक है, साक्षी को जमशेदपुर का नाम दिया गया है। साक्षी जो थी वो जमशेदपुर बना है और जमशेद जी टाटा के नाम पे। ठीक है, पहला जो जमशेदपुर का जो पहला पहचान है वो देश का पहला नियोजित औद्योगिक शहर के तौर पर जाना जाता है। और यहाँ से भी सवाल बनते हैं कि देश का पहला नियोजित औद्योगिक शहर कौन है, तो वो जमशेदपुर ही है। ठीक है, 4 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है जाइडा, कौन कौन, पहला है आइडा। ठीक है, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो कि जमशेदपुर और आसपास के जिले हैं। दूसरा है बाइडा जो कि बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, जो कि बोकारो और धनबाद क्षेत्र को कवर करता है। तीसरा राइडा जो कि रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, रांची और उसके आसपास के क्षेत्र को कवर करता है। और चौथा है संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, स्पाइडा, दुमका और संथाल परगना को कवर करता है। ठीक है, 4 औद्योगिक क्षेत्र हैं, आइडा, बाइडा, राइडा, स्पाइडा। ठीक है, आइडा में आदित्यपुर आता है, बाइडा में बोकारो, राइडा में रांची और स्पाइडा में संथाल परगना। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ईशान जग्गी किस खेल से जुड़े हुए हैं, ईशान जग्गी किस खेल से जुड़े हुए हैं, ये झारखंड के खिलाड़ी हैं। ईशान जग्गी का संबंध किससे है, क्रिकेट से है। ठीक है, ये सभी इंटर लेवल एग्जाम में पूछा गया है, ये क्रिकेट से संबंधित है। इनके बारे में थोड़ा सा जाने तो ये घरेलू टीम में उनका जो घरेलू क्रिकेट टीम जो है वो झारखंड में ईस्ट जोन के प्रतिनिधित्व करते हैं। आईपीएल में भी ये खेल चुके हैं, आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ खेले हैं, डेक्कन चार्जर्स के साथ खेले हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ भी खेल चुके हैं। ठीक है, इन्होंने 2022 में संन्यास लेने का फैसला किया और घरेलू क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया। ठीक है, अगला है कच्चे माल में भंडार और औद्योगिकीकरण के आधार पर झारखंड को लगभग प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है कच्चे माल के भंडारण के आधार पर, हमने यहाँ पर ऊपर देखा था प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो 4 हैं, यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कच्चे माल के भंडारण के और औद्योगिकीकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो भाग हैं 8 भागों में बांटा गया है। 8 भाग कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रांची में स्टील, एल्यूमिनियम, बिजली और सीमेंट के लिए बांटा गया। आदित्यपुर जमशेदपुर को लो इस्पात, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग के उद्योग के लिए है। घाटशिला तांबा और वन आधारित उद्योग के लिए है। बोकारो धनबाद जो है भारी इंजीनियरिंग
और कोयला और इस्पात के लिए देखा जाता है देवघर। जसीडीह जो है वो कांच, दवा और पावर प्लांट के लिए है। संथाल परगना रेशम, वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण के लिए। पलामू सीमेंट और ग्रेफाइट के लिए। वहीं पे हजारीबाग कोडरमा को अबरक कोयला आधारित गतिविधियों के लिए बांटा गया है। कितने भागों में है बटा हुआ है? कच्चे माल के भंडारण में 8 भागों में बटा है। पहला है रांची, दूसरा आदित्यपुर, घाटशिला, बोकारो, देवघर, संथाल परगना, पलामू, हजारीबाग कोडरमा। ठीक है, ये 8 भागों में कच्चे माल का भंडारण प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, आपने देख लिया कौन कौन से माल कहाँ कहाँ मिलते हैं। अगला सवाल है फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है रांची में, जो कि हमारे झारखंड की राजधानी, कैपिटल ऑफ झारखंड रांची में देखने को मिलता है। इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2012 में झारखंड सरकार ने किस स्थान पर आईटी पार्क की स्थापना हेतु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया था? देखिए, ये उस टाइम का करंट अफेयर्स था, हालांकि उस टाइम का भी नहीं था। 2017 में एग्जाम हुआ था आपका इंटर लेवल का, और 2012 का क्वेश्चन पूछ रहा था। तो मे भी स्टैटिक वे में आपको पूछ ले, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो आईटी पार्क की स्थापना हेतु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया से किस MOU किया था? वो कौन सा जगह था? तो आपको देखने को मिलेगा सिंदरी में MOU हुआ था। और उद्देश्य क्या था? तो क्षेत्र के युवाओं को आईटी सेक्टर में रोजगार देना और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में बढ़ावा देने का उद्देश्य था। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और अब आपको सच में पढ़ाई करने की आवश्यकता है। जो एग्ज़ाम्स स्टे लगे हैं, जिसपे हाई कोर्ट ने स्टे लगाया, वो है 11 to 13 JPSC, क्योंकि इसमें ज्वाइनिंग हो चुकी है JSSC CGL। ठीक है, और फूड वाला जो एक एग्ज़ाम है, ठीक है, 4 एग्ज़ाम पे स्टे लगा हुआ है। 4 एग्ज़ाम है, उसमें स्टे लगा हुआ है। बाकी जो एग्ज़ाम जिनका रिजल्ट प्रकाशित हुआ और ज्वाइनिंग नहीं हुए, उन सभी एग्ज़ामों को रद्द ही रखा गया है। तो आपको बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल सकती है, इसलिए आपको पढ़ना अब आवश्यक है। तो आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड में प्रसिद्ध टैगोर हिल को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, टैगोर हिल को और किसी नाम से भी जाना जाता है। वो कौन सा है? तो मोराबादी, झारखंड, रांची या पारसनाथ। तो किस नाम से यह जाना जाता है? ये मोराबादी हिल के नाम से जाना जाता है। मोराबादी हिल किससे संबंधित है? तो इसका इतिहास नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिरादित्यनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ है। इन्होंने 1908 में यहाँ आकर एक पहाड़ी को एक आश्रम स्थल और आश्रम के रूप में विकसित किया था। विश्राम स्थल और आश्रम के रूप में विकसित किया था। ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर का आगमन जो 1908 में हुआ था, ठीक है, रांची के तत्कालीन जमींदार हरिहर सिंह और से यह पहाड़ और आसपास की जमीन ली थी, और अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद एकांत में शांति के तलाश में यहाँ पे बस गए थे इस पहाड़ पर। ठीक है, शांति धाम का निर्माण भी इस पहाड़ पर किया। पहाड़ी की चोटी पर उन्होंने एक आवास बनवाया जिसे शांति धाम नाम दिया। उससे उन्होंने अपनी जीवन की अंतिम वर्ष यहीं बिताई, जो कि 1925 में, और उनका यहीं पर निधन 1925 में हो गया। 1908 में वो झारखंड आए और अपना शांति की तलाश में एक विश्राम स्थल और आश्रम बनाया, जो कि मोराबादी हिल में बनाया, जिसको बाद में टैगोर हिल के नाम से जाना गया, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई के नाम पे, ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर के नाम पे। ठीक है, और ये यहाँ पे क्यों आए थे? तो इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ये एकांत और शांत की तलाश में यहाँ पे आए थे, और फिर बाद में इनकी मृत्यु 1925 में यहीं पे हो गई। ठीक है, तो इसको मोराबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? झारखंड के इतिहास की शुरुआत जो है वो कब से मानी जाती है? तो ये मेसोलिथिक युग से मानी जाती है। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में इस क्षेत्र को विभिन्न नामों से भी पुकारा गया है। जैसे कि भारत में हम लोग देखते हैं, महाभारत काल में इसको पुंडरिक देश से नाम से जाना गया है। कर्क खंड भी कहा गया है। इसका जो
प्रथम बार प्रमाण जो मिलता है वो 13वीं सदी के उड़ीसा में जो ताम्रपत्र मिला है उसमें पहली बार झारखंड नाम को स्पष्ट रूप से देखा गया, पहली बार। ठीक है, शोध और अध्ययनों के अनुसार छोटा नागपुर पठार की आधारशिला जो अभी वर्तमान में रिपोर्ट आया है, ठीक है, उसके अनुसार से छोटा नागपुर की पठार जो है उसकी आधारशिला अत्यंत प्राचीन प्री कैम्ब्रियन काल की है, जो कि 54 करोड़ से 3.5 अरब वर्ष पुरानी है। आर्कियन ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बनी यह हालिया शोध में यह मालूम चला है कि 3.2 से 3.5 अरब वर्ष पुरानी प्राचीन परतदर चट्टान और समुद्री अवशेष भी यहाँ पे खोजे गए हैं। ठीक है, जब समुद्र से पठार ऊपर उठ रहे थे, आपस में जो प्लेटो टूट रहे थे और ऊपर उठ रहे थे, उसी समय सबसे पहले जो पठार निकला है ये अभी हाल ही के शोध में पता चला है वो छोटा नागपुर पठार ही था। ठीक है, आपको मालूम चल गया। इसका झारखंड की इतिहास कब से शुरू है तो मेसोलिथिक एज से, लेकिन वर्तमान में जो है वो प्री कैम्ब्रियन एज से बताया जा रहा है। छोटा नागपुर प्लेटो जो है वो सबसे पहले पानी से निकलने वाला प्लेटो है। ठीक है, लोह अयस्क भंडार में झारखंड का स्थान, तो लोह अयस्क भंडार में झारखंड का स्थान जो है वो दूसरा है। लोह अयस्क के भंडारण में झारखंड को दूसरे स्थान पर देखा जाता है। देश के कुल लोह अयस्क का लगभग 25 से 26% हिस्सा झारखंड में पाया जाता है और इस सूची में प्रथम स्थान पर उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा लोह अयस्क का भंडार है और उसके बाद सेकंड नंबर पर झारखंड है जिसमें 25 से 26% है। कुल भंडार का हिस्सा कितना है तो देश में के कुल हेमेटाइट लोह अयस्क भंडार का लगभग 20 से 26% है। यहाँ पे किस प्रकार का है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, दो प्रकार के लोह अयस्क होते हैं। तो इसमें हेमेटाइट लोह अयस्क का भंडार जो है वो लगभग 20 से 26% है। और किस किस जिले में पाए जाते हैं तो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू जैसे जिलों में। इसके प्रमुख खदान कौन से हैं लोह अयस्क के तो नोवा मुंडी, गुआ, चिया और किरीबुरू। ठीक है, ये सभी प्रमुख खदानें हैं लोह अयस्क के। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला सवाल है, वर्ष 1914 में जतरा उरांव द्वारा शुरू किया गया आंदोलन को कहा गया है, क्या कहा गया था, बिरसा का धार्मिक आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, या ये दोनों, बिरसा और ताना भगत आंदोलन दोनों, या फिर खरवार आंदोलन। तो हमको मालूम है कि 1914 में एक ही आंदोलन हुआ था, वो था ताना भगत आंदोलन, जिसके जो ताना भगत आंदोलन के शुरुआतकर्ता कौन थे तो जतरा उरांव। ताना भगत आंदोलन एक ही आंदोलन हुआ था। ठीक है, बाद में ये गांधी वादी विचारधारा से प्रभावित होकर गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में मर्ज हो जाता है, लेकिन इसका नाम ताना भगत आंदोलन ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला, क्यूल नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है, क्यूल नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है तो क्यूल नदी का उद्गम स्थल आपको देखने को मिलेगा गिरिडीह से। गिरिडीह से क्यूल नदी का उद्गम स्थल आपको देखने को मिलेगा और यहाँ से आपको गंगा नदी की सहायक नदी है क्यूल नदी। ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदी है क्यूल नदी और 111 किलोमीटर ये लंबाई है। ठीक है, गंगा में जाकर मिल जाती है बिहार में क्यूल नदी। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है तो गिरिडीह में। क्लियर, झारखंड फुटबॉल टीम ने कितनी बार सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट की राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट राष्ट्रीय चैंपियनशिप कितनी बार जीती है, इसका आंसर है 4 बार। 4 बार झारखंड फुटबॉल टीम ने इसकी चैंपियनशिप जीती है। 4 बार कब कब तो 4 बार ये जीती है। एक बार तो 2016 में शायद जीती थी, उसके बाद 2022 और 23 में लगातार जीती है, 2022-23 में लगातार जीती है और फिर एक बार 2024 में जीती है। ठीक है, ऐसे करके क्रम है इसका। तो इसकी शुरुआत सुब्रतो कप की शुरुआत कब हुई है 1960 से, और ये खेला किसके बीच में जाता है तो अंडर 14, अंडर 15 और अंडर 17 इंटर स्कूल चैंपियनशिप है सुब्रतो कप, और ये दिल्ली में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है और संस्थापक इसके कौन थे तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी ही इसके संस्थापक थे। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सी नदी पलामू जिले से के छोटा नागपुर पठार से निकलती है, कौन सी नदी है जो पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ठीक है, दामोदर, पंचायत बड़ाकर, दक्षिणी कोयल। ठीक है, कौन सी नदी है तो पलामू के छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली जो नदी है वो दामोदर है। दामोदर है, यहाँ पे
कोयल नदी भी उतरती है, निकलती है, लेकिन उत्तरी कोयल निकलती है। उत्तरी कोयल नदी भी निकलती है यहाँ से, छोटा नागपुर पठार से, ठीक है। लेकिन दामोदर नदी आपका छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है। पलामू जिले के चूल्हा पानी या टोरी, बहुत सारे पुस्तकों में टोरी लातेहार से आपको देखेगा, और बहुत जगह पुस्तकों में आप करेक्शन करके चूल्हा पानी स्थान को भी दिया गया है। टोरी लातेहार जो कि पलामू जिले में आता है, ठीक है। पलामू जिले में टोरी लातेहार से या फिर चूल्हा पानी से निकलता है। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, चूल्हा पानी या टोरी, ठीक है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 592 किलोमीटर। मील में बोले तो 368 मील। मुहाना हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। सहायक नदियां इसकी प्रमुख जो हैं वो बड़ाकर नदी, बोकारो, कोनार, जमनी, भैरवी, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। और दामोदर भैरव नदी पर कौन सी मंदिर है ये आप बताइएगा, कौन सी मंदिर स्थित है। दामोदर और भेड़ा नदी पर कौन सी नदी स्थित मंदिर स्थित है ये आप कमेंट करके बताइएगा। दामोदर घाटी परियोजना का स्थापना कब हुआ? तो 1948 में, ठीक है। इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी छोटा छोटा शॉर्ट्स लेकर आपके बीच आए हैं। तिलैया, मैथन, कोनार और पंचायत बांध जो है वो दामोदर नदी पर ही स्थित है। तिलैया बांध तिलैया में, मैथन धनबाद में, कोनार और पंचायत भी आपको धनबाद में देखने को मिलता है। कोनार आपका कहाँ है ये आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये दामोदर नदी पर स्थित बांधे हैं। इसमें कोयल क्षेत्र इसमें जो दामोदर के तलछट में जो पाया जाता है वो कोयला क्षेत्र पाया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से झरिया और रानीगंज होकर ये दामोदर नदी बहती है। तो झरिया में भी कोयला और रानीगंज में भी कोकिंग कोल मिलते हैं, कोकिंग कोल, ठीक है। कोकिंग कोल ये झरिया और रानीगंज में मिलते हैं और ये दामोदर के तलछट में पाए जाते हैं। उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल भी इसी पठार से है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18वीं अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? ठीक है, 18वीं अनुसूची के अनुसार, ये हालांकि झारखंड जी के नहीं है, लेकिन ऐसा सवाल भी पूछा जाता है स्टैटिक वे में, आपको ऐसा भी पूछा जाएगा। ये भी आप देखिए, ये सवाल पूछा गया। 18वीं अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में भाषाओं की संख्या 22 है। 18वीं अनुसूची में शामिल जो भाषाएं हैं वो 22 हैं। 22 में से झारखंड में जो भाषाएं, झारखंड की जो भाषाएं हैं वो संथाली को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा माना गया है, वो है संथाली। झारखंड की संथाली भाषा को 2003 में 92 संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है भारतीय संविधान में, संवैधानिक भाषा के तौर पे, आधिकारिक भाषा के तौर पे, ठीक है। और ये किस में है? तो 18वीं अनुसूची में, शेड्यूल में, 18th शेड्यूल में ये है, शेड्यूल में, ठीक है। 18th शेड्यूल में आपको देखने को मिलता है संथाली भाषा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका, जोबा मुर्मू एक स्कूल शिक्षिका जो को उनकी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमिक पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो जोबा मुर्मू की कौन सी पुस्तक है? वो बहुत फेमस पुस्तक है, और वो कौन सी है? तो ओलोन बाहा। ओलोन बाहा के लिए इनको साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला है। कब मिला है? तो ओलोन बाहा के लिए इनको 2017 में साहित्य एकेडमिक पुरस्कार मिला था। और ओलोन बाहा क्या है? तो लघु कहानी है, बाल कथा संग्रह भी है, और लघु कहानी है या बाल कथा संग्रह के तौर पर इसको देखा जाता है। बाल साहित्य पुरस्कार संथाली भाषा में इसको मिला है, ओलोन बाहा को, ठीक है। ओलोन बाहा को बाल साहित्य पुरस्कार संथाली भाषा में मिला है, ठीक है। सॉरी, संथाली भाषा से ये पुस्तक है। क्लियर? अगला सवाल है, झारखंड की आयरन लेडी मानी जाती है। आयरन लेडी झारखंड की कौन मानी जाती है? तो सभी लोग जानते हैं कि दयामणि बारला। दयामणि बारला को आयरन लेडी माना जाता है, झारखंड का आयरन लेडी माना जाता है। ये आदिवासी समाज की सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पत्रकार भी हैं। दयामणि बारला सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पत्रकार भी हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जो स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश आर्मी चीफ को घायल करने में सफल हुए थे, ठीक है। तो जो ब्रिटिश काल में जो आर्मी चीफ को घायल किया था, और इन्होंने ही गोरिल्ला युद्ध
की पद्धति अपनाई थी, गोरिल्ला युद्ध किया था। ठीक है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है तिलका मांझी। तिलका मांझी ने ही ब्रिटिश आर्मी चीफ को घायल करने में सफल हुए थे और इनके बाद इनका तिलका मांझी का नाम जबरा पहाड़िया के नाम से भी जानते हैं। और ये 1784 में भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड को तीर मारकर घायल किया था और जिसके बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी क्लीवलैंड की। और गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व भी तिलका मांझी ने किया और 1785 में उन्हें अंग्रेजों ने पकड़कर, क्योंकि क्लीवलैंड को मार दिया था, वो इनके तीर से घायल होकर उनकी मृत्यु हो गई थी, तो 1785 में इनको अंग्रेजों ने पकड़कर भागलपुर में फांसी लगा दी थी। ये पहले आदिवासी विद्रोही थे जिन्होंने ऑगस्टस क्लीवलैंड को तीर मारकर घायल किया था और गोरिल्ला युद्ध का नेतृत्व भी तिलका मांझी से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किंवदंती के अनुसार किस सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था? किस सदी में? तो किंवदंती में 13वीं सदी में साक्ष्य मिलते हैं कि उड़ीसा के जो राजा जय सिंह देव हैं उन्होंने झारखंड का शासक खुद को घोषित किया था 13वीं सदी में। ठीक है, चलिए कर्मा त्योहार के दिन श्रद्धालु लगभग कितने घंटे उपवास करते हैं? यहाँ पे घंटे का उपवास रखते हैं ये पूछा है। तो कर्मा त्योहार के समय में लगभग जो श्रद्धालु हैं ये 24 घंटे का उपवास करते हैं। और कर्मा त्योहार जो है वो आपको भाई बहन का प्यार का त्योहार है, भाई बहन के लिए किया जाता है और नए फसल के आने के उपलक्ष्य में भी कर्म त्योहार को मनाया जाता है। ये फसलों से संबंधित भी है और भाई बहन के रिश्ते से भी संबंधित कर्मा पर्व है। ठीक है, और कर्मा पर्व के साथ साथ यह कर्मा लोक नृत्य भी है और लोक संगीत भी है झारखंड का। कर्मा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, नृत्य के रूप में भी और संगीत के रूप में भी गाया जाता है कर्मा। ठीक है, संगीत के रूप में भी कर्मा को गाया जाता है। तो कर्मा 3 प्रकार से है, त्योहार भी है झारखंड का, लोक नृत्य भी है, लोक नृत्य और लोक संगीत भी कर्म को गाते हैं, लोक संगीत भी है कर्मा। ठीक है, ये 3 तरीके से देखा जाता है। क्लियर? चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सभी आईसीसी के प्रमुख ट्रॉफियां अर्जित करने वाले एमएस धोनी विश्व में एकमात्र कप्तान है। किन किन फॉर्मेट में उन्होंने ट्रॉफियां हासिल की है? तो आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में उन्होंने ट्रॉफियां हासिल की है। आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में T20 में इन्होंने फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप था जिसमें 2007 में ही ट्रॉफी हासिल किया, भारत जीता था 2007 में ही। फिर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 में इन्होंने जीता और सचिन तेंदुलकर को ये जीत का आभार व्यक्त किया, उनके करियर को ये जीत समर्पित किया। ठीक है, फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में इन्होंने जीता और एमएस धोनी को जो सम्मान मिले हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम इनको मिला है, हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम के लिए आपको कमेंट करना है कि ये किस वर्ष हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है, फिर उनको स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया गया, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड 2020 के लिए दिया गया, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड। ठीक है, फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2007 में सम्मानित किया गया, पद्मश्री 2009 में, पद्म भूषण 2018 में और फिर लास्ट में इनको टेरिटोरियल आर्मी में मानद रैंक 2011 में दिया गया, जो कि कपिल देव के बाद दूसरे भारतीय क्रिकेट क्रिकेटर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल बने हैं टेरिटोरियल आर्मी में। ये लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर अभी हैं और इनको कब मिला? तो 2011 में। ये सभी आप देख लिए। महेंद्र सिंह धोनी से बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये तीनों फॉर्मेट में कब जीते हैं? आईसीसी T20 2007, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 और इनके जो सम्मान मिले हैं वो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड डिकेड के लिए मिला है 2020 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है 2007 में, पद्मश्री चौथा राष्ट्रीय सम्मान चौथा सम्मान जो होता है पद्मश्री वो इनको मिला, तीसरा सम्मान इनको पद्म भूषण भी मिला। ठीक है, उसके बाद टेरिटोरियल आर्मी के मानद रैंक पर भी 2011 में इनको
सम्मानित किया गया, जिसमें अभी महेंद्र सिंह धोनी लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर हैं। ठीक है, और इनसे एक महेंद्र सिंह धोनी के अलावा कौन है, तो कपिल देव इस पद पर हैं। भारतीय क्रिकेट के दूसरे खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी और पहले कपिल देव हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग से है, झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाव से है, किस प्रभाग से झारखंड का मुख्य प्राकृति है। ठीक है, तो मालवा का पठार, मेघालय, उत्तरी पठार या छोटा नागपुर का पठार। तो हम जानते हैं छोटा नागपुर का पठार है, मुख्य प्रभाग जो है वो छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओल चिकी लिपि के बारे में सही नहीं है। यह रघुनाथ मुर्मू द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, ये सही है। यह अंगिका भाषा और साहित्य की एक आधिकारिक लिपि है। यह लिपि बाएं से दाएं और लिखी जाती है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन ओल चिकी के बारे में सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। ठीक है, तो ये अंगिका भाषा और साहित्य की एक आधिकारिक लिपि नहीं है। ये जो ओल चिकी लिपि है वो किसकी है, तो ओल चिकी लिपि आपको संथाली भाषा की लिपि है, अंगिका भाषा की नहीं, संथाली भाषा की लिपि है। ठीक है, संथाली भाषा की लिपि है ओल चिकी लिपि, और इसको रघुनाथ मुर्मू ने विकसित किया, ये सही है। और यह लिपि जो है बाएं से दाएं और लिखी जाती है। ठीक है, इसका आविष्कार कब किया गया है, तो इसका आविष्कार 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया। संथाली भाषा को संवैधानिक दर्जा 2023 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, भाषा में हमने आगे देखा ही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा, तो झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा इसमें से कौन सा है, तो ये जो क्वेश्चन दिया गया था इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, झारखंड की आधिकारिक भाषा हिंदी, कन्नड़, मलयालम, तमिल। तो कन्नड़, मलयालम, तमिल तो झारखंड में बोली ही नहीं जाता। ठीक है, हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी जो है वो झारखंड की दूसरी नहीं, झारखंड की प्रथम आधिकारिक भाषा है, प्रथम आधिकारिक भाषा है। ठीक है, ये दूसरी नहीं है। दूसरी आधिकारिक भाषा में लगभग 16 भाषाएं हैं। दूसरी आधिकारिक भाषा जो है झारखंड की वो उसमें 16 भाषाएं हैं, जिसमें आपको देखने को मिलता है खोटा, हो, खड़िया, कुड़माली, कुड़ुक, मुंडारी, नागपुरी, संथाली, उर्दू, उड़िया, भूमिज, मगही, मैथिली, ओंगिका, भोजपुरी और बंगाली। ये सभी आधिकारिक भाषा हैं, दूसरी आधिकारिक भाषा हैं। ठीक है, दूसरी आधिकारिक भाषा हैं। पहली हिंदी है और दूसरी में 16 भाषाएं हैं, जिसमें से संथाली को संवैधानिक संविधान के 92वें संविधान संशोधन द्वारा 18वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, सॉरी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो और भारत की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं, तो 22 हैं, 22 है ना। झारखंड क्रांति दल की स्थापना वर्ष किस वर्ष है, तो झारखंड क्रांति दल की स्थापना वर्ष आपको देखने को मिलेगा 1980 में। 1980 में झारखंड क्रांति दल की स्थापना हुई है, और उसके बाद इसके बहुत सारे दल बने इससे निकलकर। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक आपके झारखंड आंदोलनकारियों, छात्र नेताओं और बुद्धिजीवियों द्वारा किया गया। इसका कोई स्पेशल संस्थापक नहीं था। इसका उद्देश्य था पृथक राज्य की गठन की मांग। ठीक है, पृथक राज्य के गठन की मांग के लिए झारखंड क्रांति दल निकला था। और अभी प्रेजेंट में जो इनका है वो JLKM जो पार्टी अभी है टाइगर जयराम महतो की, वो भी इसी से पार्टीशन, इसी से निकला हुआ एक दल है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो हम जानते हैं कि झारखंड अलग हुआ, उसके बाद झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 2000 में 15 नवंबर को झारखंड अलग हुआ था बिहार से। उसके बाद झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो वो भी डेट 15 नवंबर ही है। 15 नवंबर को ही झारखंड का उच्च न्यायालय अलग हुआ, और वो 21वां उच्च न्यायालय बना देश का 21वां उच्च न्यायालय बना, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो रांची में इसका मुख्यालय है। झारखंड का उच्च न्यायालय रांची में है, और 21वां मुख्य न्यायालय उच्च न्यायालय बना देश का। ठीक है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनकर मुख्य न्यायाधीश हैं अभी, और इनका अपॉइंटमेंट 2 जनवरी 2026 को हुआ है। शपथ ग्रहण इन्होंने 9 जनवरी 2026 को लिया है, और जो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड थे वो जस्टिस तारलोक सिंह चौहान थे। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग।
अगला सवाल है, झारखंड के निवासी दीप सेन गुप्ता ने विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप पुरुष को कब जीता? ठीक है, विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप को कब जीता? तो इन्होंने विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप को 2000 में जीता। ठीक है, 2000 में जीता। और जो दीप सेन हैं ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। झारखंड के स्पोर्ट्स में आपको ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड पर्सनालिटीज़ में ये सवाल पूछा जाता है, पर्सनालिटीज़ में। ठीक है, पर्सनालिटीज़ में ये सवाल पूछा जाता है कि दीप सेन गुप्ता किस खेल से संबंधित हैं? तो वो शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है चक्रधरपुर में इनका जन्म हुआ और ये अभी वर्तमान में भारतीय तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम में कार्यरत हैं। ठीक है, इनके बारे में इतना है। क्लियर? चलिए, ये वीडियो यहीं तक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप मुझे टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस का कंप्लीट झारखंड जीके आपको मिलेगा। झारखंड जीके और झारखंड करंट अफेयर्स कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, और आप मुझसे मेरे कोर्स से इनरोल करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। कोर्स के बारे में वहीं पे जानकारी आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको सभी वीडियोस जो आते हैं वो आपको मिलेंगे। और अब आपको पढ़ाई करने का सही समय आ चुका है। अब आपको पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, लड़ाई भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है। तो आप लोगों को दोनों धार तैयार रखने होंगे, कलम का भी और जुबान का भी। ठीक है, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो, जब भी आपको एग्ज़ाम देने जाना हो तो ये मन में ना रहे कि मेरी तैयारी नहीं हुई है। तैयारी भी रहे और आपको जब जब लड़ने की ज़रूरत हो तब तब आप लड़े भी। ठीक है, तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा। और ये PYQ सीरीज़ अब स्टार्ट हो चुका है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।